मैं हूं अजितेश मिश्रा, आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। अब मोदी सरकार पर लगातार विपक्ष के निशाने के बाद उनके खुद के एनडीए के दलों के द्वारा निशाना उठाया जाने लगा है। आपको बता दें, पंजाब की पार्टी अकाली दल ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अकाली दल ने उन पर सहयोगियों को दरकिनार करने का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी सरकार कुछ ही दिनों से अपनी पहली सालगिरह मनाएगी और विरोधियों ने तो उम्मीद के मुताबिक इस सरकार के कार्यकाल को कम स्कोर दिए हैं, लेकिन खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सहयोगी दल भी आलोचना करने लगे हैं तो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट का घटक दल अकाली दल नरेंद्र मोदी सरकार के रवैये से नाखुश है। पार्टी के नेता नरेश गुजराल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपने सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चल रही। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को वाजपेयी सरकार से सीख लेनी चाहिए। नरेश गुजराल ने मोदी सरकार के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल पर अपने साथी दलों की एक बार भी बैठक नहीं बुलाई। वाजपेयी सरकार का हवाला देते हुए अकाली दल ने कहा कि अगर गठबंधन पूर्व एनडीए काल की तरह होता तो आज कोई दिक्कत नहीं होती। गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने नरेंद्र मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर फेल करार दिया था। उन्होंने कहा, मोदी की आर्थिक नीति दिशाहीन है, उन्हें परियोजनाओं की बजाय नीतियों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। शौरी ने कहा कि सरकार में टैक्स व्यवस्था को लेकर कंफ्यूजन है, सरकार के फैसलों से निवेशक छिटक रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार अल्पसंख्यकों के बीच डर दूर करने में नाकाम रही है। तो ये थी नरेंद्र मोदी सरकार की खबर। अब बात यहां पर कांग्रेस की करते हैं। सोनिया गांधी अब राहुल के राजनीतिक करियर को एक नया लेवल देने के लिए डिनर डिप्लोमेसी खेलने जा रही हैं। जी हां, सोनिया गांधी ने कांग्रेस के तमाम सांसदों को जल्द ही डिनर पर इनवाइट करने का प्रोग्राम बनाया है और इस डिनर के जरिए तमाम सांसदों से विचार विमर्श होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस की कमान जो है वो राहुल गांधी के हाथों में किस तरह से दी जाए और तमाम सांसद इसे किस तरह से स्वीकारेंगे। लगातार राहुल गांधी के कांग्रेस में राजनीतिक समीकरण को लेकर सवाल तो उठ रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कई तरह से राहुल गांधी की क्षमता पर भी सवाल उठे हैं। लेकिन अब सोनिया गांधी कहीं ना कहीं डिनर डिप्लोमेसी के जरिए राहुल गांधी की राजनीति को कांग्रेस के भीतर चमकाने की पुरजोर कोशिश में लगी हैं और इसीलिए इस डिनर के जरिए तमाम सांसदों से विचार विमर्श करके एक दिशा तय की जाएगी कि आखिरकार राहुल गांधी की आने वाले समय में कांग्रेस में क्या भूमिका रहनी चाहिए और अगर पार्टी की कमान राहुल गांधी को मिल जाती है तो तमाम सांसद इसे किस तरीके से समर्थन देंगे। हालांकि ये तो आई गई बात है, लेकिन इतना तो सभी जानते हैं कि राहुल गांधी को अगर कांग्रेस की कमान मिलती है और फिर कांग्रेस के भीतर अगर विरोध उठता है तो उस विरोध को दरकिनार कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी के विरोध में, सोनिया गांधी के विरोध में आवाजें उठ चुकी हैं, लेकिन उन आवाजों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर दबा दिया गया। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, भारत की आर्थिक नीति पर भले ही तमाम सवाल उठे, लेकिन विदेश नीति की चर्चा हर कोई करता है और साथ में तारीफ भी करता है। अब नेपाली पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और जिस तरीके से नेपाल में आपदा के वक्त भारत ने सहयोग किया और भारत की तरफ से जो भूमिका रही उस पर नेपाली प्रधानमंत्री ने बोलते हुए कहा कि भारत जैसा सहयोगी होना, पड़ोसी होना एक सौभाग्य की बात है। साथ ही साथ नेपाली प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपात बैठक करके हमारी ओर मदद पहुंचाई, हमारा सहयोग किया, वो अपने आप में काबिले तारीफ नजर आता है। अगर भारत की जगह कोई और देश इस तरीके का पड़ोसी होता तो शायद इतना जल्दी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाता, लेकिन इसे भारत की विदेश नीति ही कहेंगे, जिसकी वजह से नेपाल में मदद के लिए भारत ने हाथों हाथ तमाम फैसले लिए और साथ ही साथ नेपाल को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार पड़ोसी हो तो भारत जैसा, वरना ना हो।
और न्यूज रूम लाइव में वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो रुक करेंगे कुछ और खबरों का। Here's an attack from Puma. और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम न्यूज रूम लाइव में तमाम खबरों को ही और रुख कर रहे हैं और अब हम अगली खबर का रुख करते हैं। तमाम खबरों पर हमने रुख किया, चर्चा की, नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर हमलों की बात की, उनकी तारीफ की बात की, लेकिन एक और मुद्दा ऐसा है जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों से नजरें मिलाने के लिए कहीं ना कहीं आंखें झुकाने पर मजबूर कर देता है। वो है बीजेपी सांसदों के बयान। अब बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। इस बार उन्होंने जो बयान दिया है वो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को पागल कह दिया है। जी हाँ, लगातार भले ही मोदी सरकार की तरफ से अपने तमाम सांसदों को जुबान पर कंट्रोल, जुबान पर लगाम लगाने की चेतावनी दी जाती रहे, लेकिन इसका असर शायद ही उन तमाम सांसदों पर हो रहा है। लगातार गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज, निरंजन ज्योति, तमाम ऐसे नेता हैं बीजेपी के जिनको लेकर, जिनकी जुबान को लेकर लगातार बीजेपी को लोकसभा में, राज्यसभा में और जनता के बीच कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है। और इसके बाद तमाम बीजेपी द्वारा इन नेताओं को चेतावनी भी दी जाती है कि बोलते समय अपनी जुबान पर लगाम लगाकर रखें। लेकिन लगातार साक्षी महाराज की अगर हम बात करें तो शायद वो उस तरीके की कसम खा चुके हैं कि वो अपने विवादित बयानों पर लगाम नहीं लगाएंगे। इसीलिए इस बार उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और उन्होंने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली है। और एक और मुद्दा मध्य प्रदेश से काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध से विस्थापित लोग जो हैं वो लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं और उनकी ओर जो है वो नजर किसी की नहीं जा रही है। हम कोशिश करते हैं आपको वो हकीकत दिखाने के लिए और आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर बांध के विस्थापित 22 दिनों से जल सत्याग्रह कर रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले करीब 40 किसान घोगल गांव में पानी में बैठे हैं और सरकार से जमीन के बदले जमीन की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि बांध में 191 मीटर से कम पानी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर दूसरे किसानों को पानी नहीं मिलेगा। बांध का जलस्तर 189 मीटर से 191 मीटर किए जाने के विरोध में घोगल गांव में 11 अप्रैल से जल सत्याग्रह चल रहा है। आंदोलन करने वालों के समर्थन में गुरुवार को 44 लोग और पानी में उतरे। लगातार पानी में रहने के चलते आंदोलनकारियों की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन उनका जोश बरकरार है। पुनासा तहसीलदार मुकेश काश्यप ने आंदोलन कर रहे लोगों से मिलकर सरकार का पक्ष भी रखा और बताया कि विस्थापित सरकार के पास उपलब्ध लैंड बैंक की जमीन ले लें और उनके लिए प्लॉट की व्यवस्था भी की जाएगी। हालांकि लोगों ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। आंदोलन कर रहे लोगों ने कहा हक लेंगे या जल समाधि दे देंगे। तो जी हाँ, ये हमारे देश का एक और चेहरा है, जहां पर स्मार्ट सिटीज की बात होती है, जहां पर स्वच्छता अभियान की बात होती है, जहां पर मेक इन इंडिया की बात होती है। लेकिन देश का एक चेहरा ऐसा भी है जहां पर लोग जल समाधि लेने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। और लगभग अगर आपको बता दें काफी दिनों से ये जल समाधि में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस रवैया नहीं अपनाया गया। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार दूर दराज के और बाहरी देशों की अगर हम बात करें, जिन्हें हम अपने यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए निमंत्रण देते हैं, मेक इन इंडिया का नारा देते हैं,
आखिरकार जब अपने ही देश के लोग इस तरीके से जल समाधि करेंगे, सत्याग्रह करेंगे और उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा, तो आखिरकार कैसे ये देश स्मार्ट सिटीज और सबका साथ सबका विकास के नारे पर सफल हो पाएगा। और अब खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के लिए काफी लंबे समय बाद राहत की खबर आई है। अब तमाम जो उन पर मानहानि के मुकदमे चल रहे थे उन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत में लंबित आपराधिक मानहानि के 2 मुकदमों की कार्रवाई पर रोक लगा दी। न्यायालय ने इस संबंध में भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ ही इन पर भी सुनवाई करके फैसला करने का निश्चय किया है। शीर्ष अदालत ने अभियोजन को ये अनुरोध स्वीकार नहीं किया कि केजरीवाल और अन्य के खिलाफ निचली अदालत में पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के पुत्र और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पूर्व राजनीतिक सचिव द्वारा दायर आपराधिक मामलों की सुनवाई जारी रखनी चाहिए। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत ने इस मामले में केंद्र और दूसरे प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि एक बार हमने अन्य मामलों पर रोक लगाने का निर्देश दे दिया है, दूसरे मामलों में इसकी अनुसरण होगा। और न्यायालय ने कहा कि आपराधिक मानहानि के मामलों में संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 की वैधानिकता की परख करनी होगी। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख निर्धारित की। कपिल सिब्बल के पुत्र वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तत्कालीन नेता प्रशांत भूषण और शाजिया इल्मी के खिलाफ इनकी टिप्पणियों को लेकर मानहानि का मामला दायर किया है, जबकि दीक्षित के पूर्व राजनीतिक सचिव पवन खेड़ा ने राजधानी में अक्टूबर 2012 में बिजली की दरों में वृद्धि के विरोध की दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर मामला भी दायर किया है। और न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही।